जी मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं और जितने स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन हुए हैं इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो मैंने लगा दी है। तो अब मैं लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको होप टू से कि स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। मैंने लेक्चर जो है वो शेयर कर दिए हैं। स्क्रीन तमाम स्टूडेंट्स को नज़र आ रही है? ओके जी। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इन असेंबली लैंग्वेज, तो इसी को हम लेके चल रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम लोग असेंबली लैंग्वेज के अंदर कुछ 2-3 प्रोग्राम जो हैं उनको भी बनाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से डिज़ाइन होता है या बनता है और उसको किस तरह से हम लोग रन या एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द NOP, नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, the safest and the most useless instruction is NOP, no operation। वो कहता है कि सबसे सेफ लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए लेकिन इसका इस्तेमाल भी है। कुछ लेवल पे हम प्रोग्राम के अंदर NOP के इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट भी करेंगे लेकिन ये यूजलेस है। It take up 1 byte of program storage and doesn't do any work। मेमोरी में ये जगह 1 बाइट की लेते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते। It is sometime used by compiler and assembler to align code to efficient address boundaries। लेकिन इनका काम क्या है कि बाज़ का असेंबलर के अंदर और कंपाइलर के अंदर अपनी कोड को जो है वो अलाइनमेंट करना प्लस उसकी जो एफिशिएंसी है उसकी बाउंड्रीज को जो है वो कवर करना, ये बेसिकली इसका काम है। अब ये काम करता भी जैसे कि आपने C एंड C++ में पढ़ी होगी वाइड स्टेटमेंट। अब वाइड स्टेटमेंट बेसिकली कुछ नहीं करती लेकिन वो मेमोरी में फिर भी रहते हुए बड़ा कुछ करती है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल द फर्स्ट मूव इंस्ट्रक्शन जनरेट 3 मशीन कोड बाइट। वो कहता है कि ये जो नीचे एग्जांपल दी हुई है इसमें पहली मर्तबा जो मशीन कोड जनरेट होगा वो 3 जो उसकी 3 डिफरेंट मशीन कोड जो है वो जनरेट कर रहे थे। NOP इंस्ट्रक्शन अलाइंस द एड्रेस ऑफ द थर्ड इंस्ट्रक्शन टू अ डबल वर्ड बाउंड्री। लेकिन NOP इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वो उसके कोड को प्रॉपर तरीके से अलाइन कर देगी और एक बाउंड्री के साथ लगा देगी ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है एग्जीक्यूट हो सके। यहाँ पे नीचे जो प्रोग्राम इस वक्त आपको नजर आ रहा है इसके अंदर आप देख रहे हो मूव AX BX NOP जो क्या लाइन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कर रहा है, मूव EDX और ECX। x86 प्रोसेसर आर डिजाइन टू लोड कोड एंड डेटा मोर क्विकली फ्रॉम डबल वर्ड एड्रेस। वो कहता है कि 86 के प्रोसेसर जो है वो बनाए ही इसलिए गए थे कि आप अपने कोड को प्रॉपर तरीके से लोड करें और उसको डबल वर्ड के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें। अब जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने यानी जो प्रोग्राम लिखना है वो प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा ये उसकी डायग्राम बनी हुई है। आगे चल के हम इसकी डिटेल भी देखेंगे। सबसे पहले तो सोर्स प्रोग्राम होगा जो कि आप एडिट कमांड से .asm के तौर पे जो है वो लिखोगे। उसके बाद आपकी वो असेंबल यानी मैसम की कमांड इस्तेमाल होगी। उस मैसम की कमांड की जो है इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हम लोग 3 डिफरेंट फाइल्स बनाएंगे, एक CRF, OBJ और LST। फिर उनसे लिंक फाइल निकालेंगे जो एग्जीक्यूटेबल होगी और उस लिंकर से हम लोग जो है वो मैप फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगी। देन हमें जो है उसकी आउटपुट जो है वो नजर आएगी। द असेंबल लिंक एग्जीक्यूट साइकिल। अब ये जो प्रोग्राम लिखने हैं इसी का एक प्रॉपर साइकिल है। उस साइकिल के यानी जो डायग्राम आप पीछे देख के आ रहे हो इसी डायग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो अब जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग असेंबलिंग लिंकिंग एग्जीक्यूटिंग असेंबलिंग प्रोग्राम इज समराइज। वो कहता है कि प्रोग्राम की एडिट करना, प्रोग्राम को असेंबल करना, लिंक करना और एग्जीक्यूट करना ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो समराइज किया गया है। फॉलोइंग इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्टेप। अब एक एक स्टेप की जो है यहाँ पे वो पूरी डिटेल दी जा रही है और उस डिटेल के मुताबिक जो है हम अपने पूरे प्रोग्राम को जो उसके कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे और उसी कोड के मुताबिक जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो
राइट भी होगा, हम उसको कंपाइल भी करेंगे और उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। स्टेप नंबर 1 है अ प्रोग्रामर यूज अ टेक्स्ट एडिटर टू क्रिएट एन आस्की टेक्स्ट फाइल नेम द सोर्स फाइल। वो कहता है कि प्रोग्रामर क्या करेगा, प्रोग्रामर एक जो है आपकी सोर्स कोड की मदद से एक फाइल को जो है वो राइट करेगा। अब उसके लिए जो भी एडिटर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप वो एडिटर जो है वो इस्तेमाल करें और उस इस्तेमाल करने के बाद आप उस सोर्स प्रोग्राम को जो है उसमें राइट कर लें। स्टेप नंबर 2 है जी आपका द असेंबलर read the source file and produce a object file in machine language translation of the program। वो कहता है कि असेंबलर का काम क्या है कि वो सोर्स फाइल को प्रोड्यूस करेगा, पढ़ेगा, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा, ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर लेगा। ऑप्शनली इट प्रोड्यूस लिस्टिंग फाइल इफ एनी एरर अकर द प्रोग्रामर मस्ट रिटर्न स्टेप 1 एंड एग्जीक्यूट अगेन फिक्स द प्रोग्राम। वो कहता है कि अगर इस दौरान किसी भी किस्म का कोई एरर आता है तो क्या होगा, स्टेप 1 को जो है वो दोबारा रिपीट किया जाएगा, यानी वो उसी एडिटर पे जाएगा और उस एडिटर में रहते हुए अपने उस प्रोग्राम को जहां जो भी उस प्रोग्राम का जो एरर आ रहा है उसके मुताबिक जो है वो उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। स्टेप नंबर 3 द लिंकर रीड द ऑब्जेक्ट फाइल एंड चेक टू सी इट प्रोग्राम contain any call to produce in a link library. The linker copy any required procedure from the link library, combine them with the object file and produce the executable file। वो कहता है कि लिंकर का काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि ये फाइल को रीड करेगा, रीड करने के बाद उस प्रोग्राम में जो भी लाइब्रेरीज हैं उन लाइब्रेरीज को प्रॉपर तरीके से जो है वो डिक्लेयर करेगा, डिक्लेयर करने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम का हिस्सा बना देगा, कंबाइन कर देगा। कंबाइन करने के बाद जो है वो उस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। स्टेप नंबर 4 है द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर यूटिलिटी रीड द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी एंड ब्रांचेस द सीपीयू टू द प्रोग्राम स्टार्टिंग एड्रेस एंड बीइंग एग्जीक्यूट। वो कहता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से लोड करेगा, लोड करने के बाद उसका जो भी एड्रेसिंग स्कीम है उस एड्रेसिंग स्कीम के तहत जो है उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फाइल जो है वो क्रिएट करेगा। द प्रोसेस ऑफ असेंबली लिंकिंग एंड एग्जीक्यूट एन असेंबली प्रोग्राम। वो कहता है कि ये जो प्रोसेस है कि आपके प्रोग्राम को असेंबल करना, लिंक करना एंड एग्जीक्यूट करना असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को, these steps are very similar to those using the high level languages such as COBOL, Fortran, C and Pascal। ये इसी तरह है जैसे कि आप हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हो कि जैसे कि आपने COBOL स्टडी किया होगा, Fortran स्टडी किया, C किया, Pascal किया। यानी वो कहता है कि असेंबली का प्रोग्राम भी उसी तरह से एग्जीक्यूट होता है जिस तरह से आप लोगों ने COBOL, Fortran, C, Java, Pascal वगैरह के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया होगा। सोर्स प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर मेकिंग अप अ प्रोग्राम टू फॉलोइंग द रूल्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट कैन बी रन। वो कहता है कि प्रोग्राम का जो सोर्स प्रोग्राम है उसमें तमाम टेक्स्ट कैरेक्टर सिंबल वगैरह उसी तरह से आप राइट करोगे जो आपके असेंबली लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक जो प्रोग्राम लिखने का तरीका है, और उसके बाद वो कन्वर्ट होगा मशीन लैंग्वेज के अंदर आपके रन होने से पहले, यानी एग्जीक्यूट होने से पहले। असेंबली स्टेप An assembler is a program designed to read an assembly language source program as input and generate an object program as output। वो कहता है कि असेंबली लैंग्वेज का क्या है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा वो उसको प्रॉपर तरीके से सोर्स प्रोग्राम में लेके जाएगा और उसको जनरेट कर देगा उसकी आउटपुट को। द असेंबलर में आल्सो क्रिएट अ लिस्टिंग फाइल व्हिच लिस्ट बोथ द सोर्स स्टेटमेंट एंड द मशीन कोड। वो कहता है कि इस तरह क्या होगा, उससे जो भी हमें फाइल्स क्रिएट होंगी वो लिस्टिंग फाइल होंगी, कोड होंगी, और वो मशीन कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुई हुई फाइल्स होंगी। एंड अ क्रॉस रेफरेंस फाइल विद एन अल्फाबेटाइज्ड लिस्ट ऑफ ऑल लेबल एंड आइडेंटिफाई इन द प्रोग्राम। और क्या होगा कि क्रॉस रेफरेंस फाइल में क्या होगा, जितने भी हमारे लेबल्स बनेंगे, जो भी हमारे उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, वो सारे के सारे जो है वो क्रॉस रेफरेंस में अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट के अंदर जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे, लगाया जाएगा। लैकिंग क्रिएशन इंफॉर्मेशन नीड बाय द डॉस बिफोर इट
टू बी एग्जीक्यूट। और जैसे ही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइनलाइज हो जाएगा तो सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर जो से वो क्रिएशन होगी उसकी, तो डॉस जो है वो ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। लिंक स्टेप, द लिंकर सप्लाई विद द माइक्रो असेंबलर रीड्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड जनरेट एंड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। वो कहता है कि लिंकर का काम क्या होगा, उस माइक्रो असेंबलर को जो है वो प्रॉपर तरीके से रीड करेगा और उसको रीड करने के बाद उस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। यहां तक statements. A data definition statements set aside storage in memory for variable with an optional name. वो कहता है कि डाटा डेफिनेशन में जो भी सेट, यानी कि जिस तरह हम लोगों ने अगर C एंड C++ आप लोगों ने पहले स्टडी किया है, होप टू से कि जावा भी आप लोगों ने स्टडी होगी, उसके अंदर क्या करते थे, आप अपनी मर्जी से वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, वेरिएबल को डिफाइन करते थे। तो उसके लिए आप लोग इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग, इसका डाटा टाइप इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी हमारे कुछ डाटा टाइप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है उस यानी उस प्रोग्राम को जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि वो प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारा जो है वो लिखा जाए और उसमें किसी भी किस्म का जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आ सके। डाटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स क्रिएट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्ट डाटा टाइप। वो कहता है कि डाटा डेफिनेशन जो है इसकी जितनी भी ये स्टेटमेंट्स हैं, ये जिस तरह का हमें डाटा रिक्वायर्ड होगा उसी तरह से हम इसको डिक्लेयर करेंगे। डाटा डेफिनेशन हैज फॉलोइंग सिंटैक्स, नेम होगा, डायरेक्टिव इनिशियलाइजेशन होगी और उसके बाद उसका इनिशियलाइजर होगा। इसी तरह से हमारे पास बाइट है, एस बाइट है, वर्ड है, एस वर्ड है, डी वर्ड है, एस डी वर्ड है और साथ में हमारा एफ वर्ड है, क्यू वर्ड है, टी बाइट है, रियल 4 है, रियल 8 है। तो ये मुख्तलिफ तरह की डाटा टाइप्स हैं जो कि हम लोग असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करेंगे और अपने डाटा को जो है वो डिक्लेयर करेंगे और डाटे को इनिशियलाइज जो है वो करेंगे। असेंबली डायरेक्टिव्स, कुछ डायरेक्टिव हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे। अब ये वो डायरेक्टिव्स हैं जो कि हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर 100% जो है वो इस्तेमाल करने हैं, यानी कि इनके अलावा आपका प्रोग्राम राइट ही नहीं हो सकता। आज जो भी हम लोग 1 2 3 जो भी प्रोग्राम लिखेंगे और उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, आप देखिएगा उनके अंदर ये वो डायरेक्टिव नहीं, ये कह लें कि सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव जो है वो यही है जो कि आपने पूरे असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो बार बार टाइप करने हैं। आ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड असेंबल डायरेक्टिव यूज्ड इन द सेम सैंपल प्रोग्राम आर लिस्टेड हियर। डॉट कोड, ये क्या करेगा जी, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कोड सेगमेंट, यानी कि कोड का जो स्टार्टिंग है उसको आप डॉट कोड से जो है वो मेंशन करोगे। डॉट डेटा, मार्क द बिगिनिंग ऑफ डाटा सेगमेंट, डाटा सेगमेंट को स्टार्ट करेगा शुरू से ही जिसके अंदर आप अपने जो है वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। डॉस सेग, यूज स्टैंडर्ड सेगमेंट ऑर्डरिंग। एंड ऑफ द प्रोग्राम असेंबली, एंड पी, एंड ऑफ द प्रोसीजर। डॉट मॉडल, डिटरमिन the program memory model size. Page, set a page format for a listing file. Proc, P-R-O-C, beginning procedure. Dot stack, set the size of the stack segment. Title of the listing file, यानी जो भी आपने फाइल बनानी है आपने उसके अंदर एक उसका टाइटल जो है वो देना है। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में देख रहे हैं कि ये जो है हमारे डायरेक्टिव्स जो बेसिकली क्या वर्क करते हैं। सबसे पहले है जी पेज। The page directive is used either to being a new page in the program listing or to select the number of lines per page and the length of each line. The default number of line per page is 150. वो कहता है कि डिफॉल्ट पेज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ लाइंस कोड है वो हमारा 150 को जो है उसके अंदर एक पेज जो हमारा खत्म हो जाता है। द डिफॉल्ट लाइन विड्थ is 80 column which usually causes line to wrap around when the file printed. A value of 132 for the line width preferable. ये dot 132 हम लोग आगे चल के इस्तेमाल करेंगे
तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो पेज होगा उसमें हम 132 विड्थ के साथ जो है वो अपने प्रोग्राम का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो और आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है जी टाइटल। The title directive identified the program listing title, any text type to write of the title directive identify the program listing title, any text type to the right of the directive is printed at the top of the each page इन द लिस्टिंग फाइल। वो कहता है कि टाइटल जब आप लिखोगे तो क्या होगा कि जो लिस्टिंग फाइल क्रिएट होगी उसके एंड एक राइट साइड के ऊपर जो है वो टाइटल हर पेज के ऊपर जो है वो हर टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है वो लिख देगा। डॉट सेट Microsoft high level language have a standard order for the code data and stack segment. The DOS seg directive tells MESM to place the segment in the standard order. One can place the segment in any order in the source program without running into the capability program। वो कहता है कि DOS सेगमेंट क्या करेगी, माइक्रोसॉफ्ट जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रही है उसके कोड को, डेटे को, स्टैक को, तमाम के तमाम सेगमेंट का हिस्सा होते हैं। DOS सेट डायरेक्टिव इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि मैसम जो है वो स्टैंडर्ड कोड्स को जो है उसके ऑर्डर के मुताबिक जो है वो एग्जीक्यूट करे और वो जो प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं उसको इतनी आपके सिस्टम की, आपके सॉफ्टवेयर की प्रॉपर तरीके से जो है वो कंपैटिबिलिटी को जो है वो चेक करे। डॉट मॉडल माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल मेमोरी मॉडल टू डिटरमिन द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोड एंड डेटा। वो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, वो बताता है कि आपकी छोटी सी मेमोरी जो है वो डॉट मॉडल की वजह से जो है वो मैक्सिमम साइज तक आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, डाटा के अंदर भी और कोड के अंदर भी। द स्मॉल मॉडल इज मोस्ट एफिशिएंट मॉडल दैट मे बी डिबगिंग इजीली यूजिंग कोड व्यू। और वो कहता है कि इस तरह से आप अपने कोड व्यू को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है जी PROC प्रोसीजर। द PROC directive create a name and an address for the beginning of the procedure। वो कहता है कि प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए हम PROC का डायरेक्टिव जो है वो इस्तेमाल करेंगे। A procedure is a group of instruction that is given a common name। वो कहता है कि प्रोसीजर क्या है, ऐसा ग्रुप है, इंस्ट्रक्शंस है, हदायत है जिनका नेम जो है वो कॉमन होगा। वो हैव कॉल दिस प्रोसीजर मेन, लेकिन हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जहां पे PROC लगेगा वो बेसिकली हमारी मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होगी। जब प्रोसीजर होगा तो एंड P का हम वर्ड लगाएंगे ताकि हमारा प्रोसीजर जो है वो एंड हो सके। इसी तरह से एंड स्टेटमेंट है जो कि एंड ऑफ द प्रोग्राम होगा और हमारे प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से टर्मिनेट करेगा। एंट्री पॉइंट टेल्स द असेंबलर एंड लिंकर वेयर द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूशन। वो कहता है कि एंट्री पॉइंट हमें ये बताएगा कि आपने प्रोग्राम को कहां से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। इन अ प्रोग्राम मेड अप ऑफ सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल only the first module has entry point label after the end directive। जैसे ही एंड लग जाएगा तो एंट्री पॉइंट से लेकर उसके दौरान में जितना भी कोड होगा वो सारे का सारा जो है वो एग्जीक्यूट होगा और वो सारे का सारा उस कोड का हिस्सा होगा। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके जी, अब हमारे पास मैसम की कुछ कमांड्स हैं जो कि अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। मैसम को और लिंकर को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये कमांड जो है वो बेसिकली करते क्या है, अगर तो हम सिंपल मैसम sample.asm लिखेंगे तो सिंपल हमारी कोड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर तो मैं /l डाल देता हूं तो लिस्टिंग फाइल क्रिएट होगी। अगर मैं /l/n डाल देता हूं तो लिस्टिंग फाइल के साथ साथ उसका सिंबल भी प्रिंट होगी और प्रिंटिंग में भी वो चली जाएगी। /z डालोगे तो वो क्रिएट फाइल करेगा, डिस्प्ले सोर्स कोड एरर एंड स्क्रीन ड्यूरिंग द असेंबली, यानी असेंबल के दौरान ही, असेंबलर के दौरान ही आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो एरर डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप /c लिखते हो तो क्रॉस रेफरेंस फाइल क्रिएट होगी। अगर आप /zi लिखते हो तो वो कोड व्यू के साथ डिबगर को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब मैसम बेसिकली असेंबली की फाइल्स बनती कितनी है, एक तो आपकी सोर्स फाइल है, दूसरी आपकी obj फाइल है, lst लिस्ट फाइल है, crf क्रॉस रेफरेंस फाइल है, exe एग्जीक्यूटेबल फाइल है और map ये मैप फाइल है।
MAP और एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी लिंक की कमांड इस्तेमाल होगी, और बाकी जो है उसके लिए हम मैसम की कमांड इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स आपको नजर आ रहे हैं, इन प्रोग्राम्स को एक दफा मैं आपको व्यू करवा देता हूँ, फिर हम वन बाय वन प्रोग्राम जो है वो अपने कोड के अंदर, अपने एडिटर्स के अंदर जो है वो टाइप करेंगे। ये एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है जो कि दो वैल्यूज को असल में आपस में स्विच करेगा, और ये प्रोग्राम को बाद में हम लोगों ने एग्जीक्यूट भी करना है, कि कैसे एग्जीक्यूट होगा वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। इसी तरह से एक सेकंड प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट, इसके अंदर जो है वो आपका डाटा जो है वो एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम वही है, लेकिन इस दफा स्टैक सेगमेंट जो है उसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर ये कॉम फॉर्मेट का प्रोग्राम है, इसको भी चला के जो एग्जीक्यूट करके देखेंगे। नेक्स्ट जी हमारे पास पॉइंटर्स, यानी ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो हम लोगों ने बनाने हैं, इन प्रोग्राम के अंदर हम लोग जितना भी काम करेंगे वो सारे का सारा वर्क जो है वो प्रॉपर तरीके से होगा, प्रॉपर तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन होगी, प्रॉपर तरीके से जो प्रोग्राम लिखा जाएगा उसी के मुताबिक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंटर, अ वेरिएबल कंटेनिंग The address of another variable is called pointer। एक वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल को अपना एड्रेस दे देगा तो वो हमारा पॉइंटर कहलाएगा। जैसे कि आपने C and C++ में पहले पॉइंटर्स जो है वो पढ़े होंगे। Pointers are a great tool for manipulating array and data structure because the address they hold can be modified at run time। वो कहता है कि इसको रन टाइम के ऊपर जो है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, रन टाइम के ऊपर जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। अब ये डिपेंड कर रहता है कि आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है और उस प्रोग्राम को किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट करना है। यू माइट यूज अ सिस्टम कॉल टू एलोकेट रिजर्व अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। वो कहता है इस दौरान हम अपनी सिस्टम को कॉल करेंगे और ब्लॉक की मेमोरी जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे ताकि वो प्रॉपर तरीके से रिवर्स हो सके और प्रॉपर तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, एंड सेव the address of the block in a variable, a pointer size is affected by processor current mode 32 bit और 64 bit। वो कहता है उसका मोड जो मर्जी हो, चाहे वो 64 बिट है चाहे वो 32 बिट है, लेकिन पॉइंटर जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने लेवल पे जो है वो एग्जीक्यूट होगा और अपने लेवल के ऊपर ही वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क जो है वो करेगा। इन द फॉलोइंग 32 बिट कोड एग्जांपल PTRB contain the offset of the array B। वो कहता है कि अगर हम 32 बिट की बात करें तो PTRB जो है यानी कि ये वेरिएबल का नाम है जो कंटेन करेगा अपना ऑफसेट array B को। डेटा array B by 10H 20H 30H ये आपके इंटरप्ट है जो कि हम लोग इसको साइन कर रहे हैं PTRB को, और D वर्ड के अंदर ये array B जो है वो हमने रखी है। ऑप्शनली यू कैन डिक्लेयर PTRB with the offset operator to make the relationship clear। PTRB D वर्ड ऑफसेट अरे बी, जिस तरह कि आप लोग उसके अंदर अपना वेरिएबल जो है असाइन करवाते थे, यानी पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर जाके आप अपने वेरिएबल्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो असाइन करते हो। सेम इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी आपका पॉइंटर दूसरे पॉइंटर से अगर बड़ा होगा तो ही वैल्यू जो है वो उसको असाइन की जाएगी। द 32 बिट मोड प्रोग्राम इन दिस बुक यूज नियर पॉइंटर सो दे आर स्टोर इन डबल वर्ड वेरिएबल। यानी कि अगर आपने सिंपल पॉइंटर लिया है तो उसको जब आप किसी और वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करोगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली डबल वर्ड की वेरिएबल के अंदर। हाउ टू आर टू एग्जांपल PTRB कंटेन द ऑफसेट ऑफ अरे B एंड PTRW कंटेन ऑफसेट द अरे W। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो रही है। अरे B बाइट में है, अरे W वर्ड में है, जबकि यही PTR अब इसमें वैल्यू जब असाइन हो जाएगी तो ये इससे बड़ा पॉइंटर है जो कि डबल वर्ड में है और डबल वर्ड के अंदर आपकी अरे बनी हुई है। ऑप्शनली यू कैन यूज द ऑफसेट ऑपरेटर टू मेक द रिलेशनशिप क्लियर। वो कहता है कि इस तरह क्या दोनों का अगर हम रिलेशनशिप बना देते हैं, ये देखिए PTRB को जो वैल्यू अरे B की है वो ऑफसेट असाइन की जा रही है PTRB को, और इसी तरह अरे W की भी जो वैल्यू है वो PTRW को जो है वो असाइन की जा रही है। यूजिंग द टाइप diff operator, the type diff operator lets you create a user defined type that has all the status of the built-in type when
डिफाइनिंग वेरिएबल, वो कहता है कि जब भी आप लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो टाइप डिफ का वेरिएबल जो है वो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अब ये कौन से, ये वो वेरिएबल है जो कि पॉइंटर बेस वेरिएबल होंगे। अगर आपके पॉइंटर बेस वेरिएबल है तो आप टाइप डिफ जो है उसको यूज करोगे, उसके अंदर जो है वो उसका इस्तेमाल करोगे। टाइप डिफ इज आइडियल फॉर द क्रिएटिंग पॉइंटर वेरिएबल। आगे चल के उसने डिस्कस भी कर दिया कि पॉइंटर वेरिएबल को ही आप लोग जो है वो क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग डिक्लेरेशन क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप p बाइट दैट इज पॉइंटर टू बाइट। वो कहता है कि p बाइट का डेटा है जो कि प्रॉपर तरीके से जो है उसको डिक्लेयर करेगा, और p बाइट टाइप डिफ ptr बाइट। This declaration would usually be placed near the beginning of the program before the data segment. Then variable could be defined using p byte. Data array byte 10h, 20h, 30h and 40h. ptr1 है p byte और ptr2 जो है अनिशियलाइज है, और इसको उसने अरे जो है यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर दिया, यानी वेरिएबल आपका इनिशियलाइज हो गया, ऊपर आपका वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा इसी पॉइंटर का जो है वो प्रोग्राम बना हुआ है, इसको भी आप लोगों ने एग्जीक्यूट करके देखना है। फिलहाल हम लोग जो है वो आगे अब कुछ प्रोग्राम जो है वो करने लगे हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थ्योरेटिकली अगर किसी स्टूडेंट को कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, डायरेक्टिव्स की, ऑपरेटर्स की, प्रोग्राम को राइट करने की, तो वो अभी पूछ सकता है। अब इसके बाद जो है मैं प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली हम लोग प्रोग्राम को जो है वो राइट करेंगे, और उसके अंदर जो है प्रोग्राम को हम देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो किस तरह से हो रहा है, और किस तरह से हमने अपने प्रोग्राम को जो है वो राइट करना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों ने डॉस बॉक्स का जो है वो डाउनलोड कर लेना। मेरे फर्स्ट 2 और 3 लेक्चर के अंदर मैंने प्रॉपर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के तहत आप लोगों ने जो है इसको डाउनलोड करना है। जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आपने उसको माउंट करना है। माउंट करने के बाद आपने अपनी असेंबली लैंग्वेज को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वो शेयर किया हुआ है। ये देखिए मैं अब स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ऑलरेडी से मैंने डॉस बॉक्स को जो है इनिशियलाइज कर लिया है। ये देखिए जी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ डॉस बॉक्स को, और इसके अंदर मैंने अभी जो डेटा है वो अपना माउंट कर लिया हुआ है, ताकि वो डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आप देखें। आपको एक डीबग की कमांड नजर आ रही है, एडिट की कमांड नजर आ रही है, और साथ में लिंक की कमांड नजर आ रही है, और मैसम की कमांड नजर आ रही है। ये वो 4 कमांड्स हैं जिनकी मदद से हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को जो है वो राइट करना है। राइट करने के बाद उसके अंदर जो है वो हम अपने प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं एडिट की कमांड इस्तेमाल कर रहा हूं अपने प्रोग्राम को राइट करने के लिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एडिट। कोई भी आप प्रोग्राम का नाम रख सकते हो। इस वक्त एडिटर मेरा ओपन हो गया है, और इस एडिटर के अंदर अब मैं अपना प्रोग्राम जो है वो टाइप करने लगा हूं। पेज 132 ये हम लोग पीछे स्टडी करके जो है वो आ चुके हैं। एंटर। इसके बाद आप लोगों ने टाइटल देना है। टाइटल के बाद अब मैंने डॉस सेग जो है उसको अप्लाई कर रहा हूं। डॉस सेग। अब यहां पे हम डॉट मॉडल कमांड और साथ में डॉट स्टैक 100h डॉट कोड। अब हमने मेन प्रोसीजर जो है उसको राइट करना है। मेन PROC ये आपका मेन प्रोसीजर है, जिसमें अब आप अपना कोड जो है वो नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूट करोगे। मूव AX रजिस्टर के अंदर आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। डेटा मूव DX
AX और यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो स्वैप करवाएंगे, मूव AL वैल्यू, ये वो वेरिएबल है जो हम लोग डिक्लेयर करेंगे, मूव एक्सचेंज वैल्यू AL और फिर वो वैल्यू 1 AF, इसके बाद मूव करेंगे दोबारा से वैल्यू को AX 4300H, इंटरप्ट 21H कॉल हुई है यहाँ पे, और हम लोगों ने मेन को एंड कर देना, मेन एंड बी। इसके बाद आप लोगों ने डेटे को डिक्लेयर करना है, यानी कि वेरिएबल जो है वो अब आपने डिक्लेयर करने हैं, वैल्यू 1 db o0ah, वैल्यू 2 db 14H और इसके बाद एंड मेन। तो ये एक छोटा सा हमारा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे टाइप किया है, होप टू से कि आप लोगों को वाज़ेह ये नजर आ रहा होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को सिंपल सेव करता हूँ, ये देखिए मैंने प्रोग्राम को सेव किया है। सेव करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। फिलहाल अभी मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ, मैं dir लेके चेक करता हूँ तो static.asm, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं जो कि बन चुके हैं, और इन 3 प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो हम अपना काम जो है वो करेंगे। सेशन क्लोज होने लगा है, फिलहाल मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। जैसे ही सेशन आपका रीज्वाइन हो, कोशिश कीजिएगा सेशन को जल्द अज जल्द क्लोज ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम दोबारा से अपने प्रोग्राम जो अब राइट करना हमने शुरू किए हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो कवर कर पाएं। ओके जी, मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं और सेशन रीज्वाइन हो गया हुआ है, तो मैं अब स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। मैं सबसे पहले आपको उसी तरह से जो है वो तरीकाकार बता देता हूं कि कैसे माउंट करते हैं। ये देखें, जैसे अब आपने डॉस बॉक्स ओपन करेंगे, डॉस बॉक्स ओपन करने के बाद आपके पास माउंट C:/MP का जो फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली C में माउंट हो जाएगा। इसके बाद आपने C पे चले जाना है, C:/Enter। ये देखें, अब आपने यहाँ पे dir करना है, तो जो प्रोग्राम्स हम लोग बना चुके हैं वो प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, मैसम मेरे जो उस प्रोग्राम का नाम था ASSPROG1.asm। इससे पहले मैं आप लोगों को प्रोग्राम दिखा देता हूँ जो कि अभी हम लोगों ने प्रोग्राम टाइप किया था, edit ASSPROG1.asm। ये देखें, ये वाला प्रोग्राम अभी हम लोगों ने टाइप किया था
और इस प्रोग्राम को टाइप करने के बाद हम लोगों ने सिंपल जो किया है कि इस प्रोग्राम को टाइप किया, टाइप करने के बाद अब मैं इस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करने लगा हूं। सबसे पहले हम इसे कंपाइल करेंगे, मैसम MASM ASSPROG1.ASM। अब हम एंटर करेंगे। ये देखें यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी OBJ फाइल डिफरेंट नेम से हो तो आप उसका नाम यहां पे दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी सेम नेम से मेरी फाइल हो तो एट इट इज आपने जो भी इस वक्त नेम चल रहा है इसी नेम के तहत जो है वो आप अपनी फाइल को जो है वो करोगे। मैंने एंटर किया, उसके बाद देखिए आपकी लिस्ट फाइल आ गई है। अगर आप नाम चेंज करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, अदरवाइज एट इट इज आपने एंटर करना है। CRF फाइल्स भी आ चुकी हैं। तो एट अ टाइम ये देखिए आपकी जब भी मैसम हम कमांड अप्लाई करेंगे आपका मैसम जो है वो एक वक्त में 4 फाइल्स यानी कि ASM जो हमारी सोर्स फाइल है उसके बाद जो है वो जब हम एंटर करेंगे तो देखिए इसमें किसी भी किस्म का कोई ना तो कोई एरर है और ना ही किसी किस्म की कोई वार्निंग है। ठीक है, अब क्या है कि आपके इस प्रोग्राम के अंदर आपने एक ही वक्त में, मैं दोबारा DIR करता हूं, ASSPROG static. ये देखिए मैं चाहता हूं कि जी मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया था इसकी टोटल कितनी फाइल्स बनी। तो देखें एक आपके पास ASM है, दूसरी फाइल जो है वो आपके पास OBJ है और CRF और लिस्ट फाइल जो है वो जब हम उसको व्यू करना चाहेंगे तो उस वक्त वो हम उसको व्यू कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास इस वक्त क्योंकि ये हिडन फाइल्स हैं ये 2 फाइल भी मौजूद है। जब आप मैसम की कमांड अप्लाई करोगे तो आपके पास सोर्स फाइल के अलावा 3 डिफरेंट फाइल जो है वो और क्रिएट होंगी। अब मैं क्या करता हूं, लिंक की फाइल जो है LIN के लिंक ASSPROG1.OBJ ये लिख के मैं एंटर करता हूं। तो ये देखिए अब उसने क्या किया कि हमसे पूछा है कि क्या मैं सेम नेम से एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दूं। अगर हम सेम नेम से बनाना चाहते हो तो हम बना लें, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो आप इसी लेवल पे अपने इस प्रोग्राम का जो नाम है यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम जो है वो चेंज कर सकते हो। मुझे नाम नहीं चेंज करना, मैं सिंपल एंटर कर देता हूं। इसी तरह से मेरी मैप की फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। आप चाहते हो अगर नाम चेंज करना है कर ले, नहीं करना तो सेम नाम से ही ये क्रिएट हो जाएगी। आपकी लाइब्रेरी की फाइल क्रिएट हो चुकी है और उसके बाद आपका जो है वो वापस हम आ गए। अब जब मैं DIR करता हूं कि ASS static ये देखें तो इस वक्त हमारे पास 3 डिफरेंट फाइल्स हैं। ये वो मेन फाइल क्रिएट हुई हैं, बाकी जो फाइल है वो हिडन है। यानी मैप फाइल भी आपकी बन गई है, लाइब्रेरी फाइल भी आपकी बन चुकी है, आपका CRF फाइल भी बन गई है, आपकी LST फाइल भी बन चुकी है। यानी बाकी फाइल्स तो आपकी बन चुकी हैं, लेकिन जो OBJ फाइल है या आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है और ASM फाइल ये इस वक्त आपके सामने जो है वो आपको डिस्प्ले जो है वो हो रही है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस फाइल को जो है वो प्रॉपर तरीके से डीबग कमांड के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करता हूं। डीबग के बाद आपने इस फाइल का नाम देना है ASSPROG1.exe। अब मैं इस प्रोग्राम को डीबग करना चाह रहा हूं तो ये देखिए मैंने एंटर किया। सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करोगे ताकि ये प्रोग्राम, अब देखिए मूव AX07C ये हमारा हो गया। अब हम इसको ट्रेस करेंगे। की कमांड से ये देखिए आपकी जो वैल्यू है DS और AX वो चलना स्टार्ट हो गई है। अब हम अप्लाई करते जाएंगे और हमारी जो वैल्यू है वो जो हमने CH0 करवाया था वो यहाँ पे आप देखें AL में शिफ्ट हो रहा है। अब आपने प्रेस करते जाना है और आपका जो ये एक्सचेंज हुई है वैल्यू जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखा था एक्सचेंज AL और 005 वहां पे जो भी वैल्यू दी थी उस वैल्यू के तहत जो है वो आपका वैल्यू एक्सचेंज हो रही है। फिर दोबारा आपने ट्रेस करना है तो की कमांड से आप अपने प्रोग्राम को ट्रेस कर सकते हो। आप प्रेस करते रहोगे जब तक आपका ये देखें इंटरप्ट 21 जब आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा इट मीन आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कंप्लीटली तौर पे एग्जीक्यूट हो गया है। अब आप क्यू प्रेस करोगे, क्यू प्रेस करने के बाद वापस अपने डीबग कमांड से जो है वो बाहर आ जाओगे। तो ये हमने पहले प्रोग्राम को जो है वो क्या किया है, सिंपल पहले हमने उसका कोड लिखा। कोड लिखने के बाद
हमने क्या किया, उस प्रोग्राम को जो है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है जी, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है जी। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अब मैं दोबारा से एक और प्रोग्राम लिख रहा हूं। अब उस प्रोग्राम को हम दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, यानी एक प्रोग्राम मैंने पहले आपको लिख के दिखा दिया है, अब मैं दोबारा से प्रोग्राम को जो है वो लिख रहा हूं। दोबारा से मैं स्क्रीन को माउंट करूंगा डॉस बॉक्स के अंदर, ताकि आपको अच्छे तरीके से डॉस बॉक्स को चलाना आ जाए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना आ जाए। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट जो लेक्चर है यानी कमिंग सैटरडे, उसमें आपका मिड टर्म होगा। मैं अभी रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आपका मिड टर्म होगा। मिड टर्म के अंदर आपके प्रोग्राम यानी आज तक जो भी सिलेबस हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारे का सारा सिलेबस जो है वो इंक्लूड होगा। तो अब मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करने लगा हूं। मैं दोबारा से आपकी जो स्क्रीन है उसको माउंट करूंगा, माउंट करके प्रोग्राम को दोबारा से टाइप करूंगा और उसको दोबारा से आपके सामने जो है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद पहले ये कंपाइलर चलाएंगे, कंपाइलर के बाद हम यानी कि असेंबलर चलाएंगे, असेंबलर के बाद हम लोग लिंकर से उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगे। उसके बाद हम लोग उसकी डीबग मोड में जाके उस प्रोग्राम को ट्रेसर कमांड से यानी टी कमांड से जो है वो एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं दोबारा से डॉस बॉक्स को जो है वो शेयर किया मैंने। अब देखिए स्क्रीन मेरी जो है वो दोबारा शेयर होगी। मैंने माउंट किया, माउंट एंटर एडिट। अब मैं दोबारा से एक नया प्रोग्राम जो है वो बनाने जा रहा हूं, ASSPROG2.ASM। मेरा एडिटर जो है वो ओपन हो गया। अब उसी तरह से पेज 132 टाइटल। आप इस दफा मैं टाइटल जो है वो कोई नहीं दे रहा, सिंपल इसको रख रहा हूं डॉट सेक, और इस डॉट सेक के अंदर हम डॉट मॉडल समाल और साथ में डॉट स्टैक 100H, साथ में हम डॉट कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें मेन प्रोसीजर PROC इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। मूव AX @डेटा, जो डेटा हम लोग नीचे बनाएंगे। मूव DS, AX, यानी AX की जो वैल्यू है वो DX में पुट हो जाएगी। उसके बाद मूव AX की वैल्यू के अंदर जो है 4C00H ये शिफ्ट हो जाएगा और इंटरप्ट आपकी कॉल होगी 21H जो कि नॉर्मल टर्मिनेट है। और इसके बाद हम लोग अपने मेन को जो है वो खत्म कर देंगे, मेन एंड पी। अब हम यहाँ पे डॉट डेटा जो है वो डिक्लेयर करेंगे ताकि हमारा जो है वेरिएबल जो है वो इसमें आ जाए, और सिंपल हम लोग यहाँ पे मेन का जो है वो एंड कर देंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो हम लोगों ने लिखा है। अब मैं इसको भी इसी तरह से सेव करता हूं, फाइल सेव, फाइल एग्जिट। अब वापस मैं आके इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करता हूं, मैसम MASM ASSPROG2.ASM। इसकी फाइल जो है वो क्रिएट हो रही है। सिंपल आपने एंटर प्रेस करना है। अब देखिए इसने एरर दिया है कि जी आपने ना तो इसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ना आपने इसमें कोई डेटा डिक्लेयर किया है।
और सिंपल आप लोग जो है इस प्रोग्राम को बनाना चाह रहे हो तो ये चीज़ें नहीं, यानी कि आपने प्रोग्राम में प्रॉपर तरीके से डेटा जो है वो डिक्लेयर करना है, प्रॉपर तरीके से जो है उसका प्रोग्राम जो है वो बनाना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम बना हुआ जो है वो एग्जीक्यूट हो, जिस तरह से हम लोगों ने पहले जो है वो एक क्रिएट किया। हमें दोबारा से एक न्यू प्रोग्राम, यानी कि इस प्रोग्राम में हमने किसी भी किस्म का जो है वो डेटा नहीं डाला था, अब हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर हमें प्रॉपर तरीके से कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट जो है वो सारे का सारा जो है वो असाइन हो। मैं दोबारा करता हूँ, एडिट ASSPROG3.ASM, मैंने एक नया प्रोग्राम ओपन किया, पेज 132 और उसके बाद टाइटल देना है एक्सचेंज वेरिएबल टू वेरिएबल। अब मैंने कोड सेगमेंट जो है वो बनाना है, कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट के अंदर आपने तमाम के तमाम जो सेगमेंट्स हैं वो देने हैं। अज्यूम CS जो है ये आपका जाएगा कोड के अंदर और DS जो है ये आपका जाएगा डेटा में और SS का जो रजिस्टर है ये जाएगा स्टैक के अंदर। ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब मैं अपना मेन प्रोसीजर जो है उसको रन करता हूँ, PROC मूव AX कोमा डेटा मूव DS कोमा AX। अब हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो स्वैप करेंगे और स्वैप में वही जो हमने पहले लिखा था, मूव AL हाफ रजिस्टर हमारा ये कॉल हो रहा है, वैल्यू 1 मूव एक्सचेंज करेगा डेटे को वैल्यू 2 के साथ, AL मूव वैल्यू 1 कोमा AL मूव AX 4C00H और इंटरप्ट कॉल होगी हमारी 21H जो कि नॉर्मल टर्मिनेट होगी और हम लोग अपने मेन को जो है उसको एंड कर रहे हैं, मेन एंड P। इसके बाद कोड सेगमेंट जो है चलाएंगे, कोड एंड डाटा सेगमेंट अब यहां पे हम अपना वैल्यू जो है वो डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू 1 DB 0AH और VALU वैल्यू 2 DB 14H एंड यहाँ पे डेटा आप एंड करोगे। इसके बाद स्टैक सेगमेंट, STACK स्टैक के अंदर जाएगा जिसको हम DB डिक्लेयर करेंगे, DB 100H TUP डब, इसकी वैल्यू 0 जाएगी और हम स्टैक को जो है वो एंड कर रहे हैं, स्टैक एंड और एंड मेन। तो इस तरह से हमने एक प्रोग्राम जो और अपना बनाया। प्रोग्राम को बनाने के बाद अब मैं दोबारा से इसको सेव करता हूं, फाइल सेव, फाइल एग्जिट, मैसम ASSPROG3.ASM। ठीक है,
हमने कोई भी एक एरर हमारा आ रहा है और वो देखते हैं कि जी एरर आ रहा है इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव का स्टैक के ऊपर। वो कहता है कि जी ओपन स्टैक जो है वो हुआ है, तो वहां पे आपका जो एरर है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपके प्रोग्राम के अंदर किसी भी स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो, यानी कि जो आपने डेटे को टाइप किया है सिर्फ उसको आप लोगों ने चेक कर लेना। कहीं का अगर कोई स्पेल मिस्टेक हुआ, यानी कि सिंटैक्स एरर जो है वो अगर हुआ, तो उसको आपने ठीक करना है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा स्टैक जो है वो एंड नहीं हुआ, तो इसलिए उसने जो है वो एरर जनरेट किया। मैं दोबारा सेव करता हूँ, फाइल सेव, दोबारा से हम इसको रन करते हैं। मैसम, ये देखिए अब किसी भी किस्म का कोई एरर जो है वो प्रोग्राम में नहीं है। अब मैं इसको लिंक की कमांड से जो है एग्जीक्यूट करता हूँ, ASSPROG3.OBJ, ताकि इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो बन सके। ये देखिए हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बन गई है और हमारे पास जो है इसकी मैसम की जो फाइल है वो भी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, डीबग ASSPROG3.exe आप एंटर करोगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले आपने R रजिस्टर से चेक कर लेना कि आपका प्रोग्राम जो है वो इनिशियलाइज हो गया है। अब आप T कमांड की मदद से, ये देखिए DS से AX में मूव हो रहा है, यानी AX जो है वो आपका DS में मूव हो रहा है। फिर T आपके AL के अंदर जो वैल्यू हमने पुट की थी वो डिस्प्ले हुई। उसके बाद इसी तरह से एक्सचेंज वैल्यू आपकी हो रही है। आप लोगों ने T उस वक्त तक प्रेस करते रहना है जब तक कि आपका इंटरप्ट जो है वो 21H जो है वो आपके सामने जो है वो डिस्प्ले ना हो जाए। ये देखिए हमारा जो है वो नेक्स्ट कोई आंसर नहीं है, 21 जो है वो क्लियर हो चुका था और यहाँ पे आपने सिंपल जो है वो क्विट कर जाना है। और इस तरह से आप अपने असेंबली लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे आपको नेट से मिले, जो मैंने अभी स्लाइड्स में 4-5 प्रोग्राम जो है वो दिए हैं, इन तमाम प्रोग्राम्स को जो है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू सून।